हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएससी स्टार्टर। मैं आपको इस वीडियो में क्लास 6 का विज्ञान का डीओए की तरफ से जो मिड टर्म का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए दिया गया है ना, उसी को यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ। ये वीडियो हिंदी मीडियम में रहेगी। इंग्लिश मीडियम की मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं इंग्लिश मीडियम वीडियो को। तो अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो देखिए, बिल्कुल सेम पेपर का पैटर्न ऐसे रहेगा, लेकिन ये मत सोचते हैं कि सेम क्वेश्चन आएंगे। इसमें से काफी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, जो चेंज होकर आएंगे। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ना, जो एमसीक्यू में हो सकते हैं लॉन्ग में आ जाए, तो आप इन सबको अच्छे से समझ के करना। ठीक है, रेगिस्तानी पौधों को जल संचित करने में कौन सी विशेषता सहायता करती है? तो बताओ कि जो रेगिस्तान में रहने वाले जो पौधे हैं ना, उनके अंदर पानी कैसे रह पाता है? तो उनके तने जो होते हैं वो मांसल होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? मांसल होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या कर पाते हैं, अपने पानी को स्टोर करके रख पाते हैं और पानी में से बाहर नहीं निकलता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या? ए। फिर नेक्स्ट है, कौन सा जानवर गति के लिए पैर और पंख दोनों का उपयोग करता है? देखो, कुछ क्वेश्चन इतने इजी होंगे जो आपकी जनरल नॉलेज के ऊपर बेस्ड होंगे। आप ही बताओ कि ऐसे कौन सा जानवर है, ठीक है, जो गति के लिए पैर और पंख का प्रयोग करता है। हालांकि कबूतर तो एक पक्षी है, लेकिन यहाँ इन्होंने जानवर लिखा है, तो हम इसी को ही यहाँ पे टिक करेंगे। ठीक है, ये पक्षी लिखना चाहिए था। अब देखो, चींटी है, वो चलती है उड़ती नहीं है। मछली है तो तैरती है। ठीक है, और कबूतर देखो, वो चल भी सकता है और पंख से उड़ भी सकता है। तो यहाँ पे इन्होंने बर्ड लिखना चाहिए था। और बकरी सिर्फ चलती है, उड़ती नहीं है। ठीक है, तो पैर और पंख दोनों का उपयोग करेगा, तो इसका आंसर क्या है? सी। फिर नेक्स्ट है, ऊँटों को रेतीले रेगिस्तान में चलने में क्या सहायता करता है? देख लो, ऊँटों को ऊपर क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में, लॉन्ग क्वेश्चन में दे दे। बोले कि उनके जो पैर होते हैं ना, पैर वो लंबे होते हैं। देखो पीछे ऑप्शन होगा, देखो यहाँ लिखा छोटे खुर, ये लिखा लंबे पैर लिखा ना, तो इसका आंसर क्या होगा? बी हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन, यहाँ पर बोल रहा है कि 1960 के दशक में हिमालयी क्षेत्र में किस पोषक तत्व की समानता कमी पाई गई? तो वो आयोडीन की कमी पाई गई। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, कह रहे जब सब्जियों को अधिक ताप पर पकाया जाता है तो विटामिन सी का क्या होता है? तो देखिए, जब सब्जियों को अधिक पकाएंगे ना, तो विटामिन सी जो है ना, वो नष्ट हो जाएगा। विटामिन एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि वो कौन सा विटामिन है जिसको गर्म करने पर जो है ना वो नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी है। जो क्वेश्चन ये आप देख रहे हो ना, इनको डीपली अच्छे से पढ़ना, और हो सके तो बुक अवेलेबल होगी उस, ये जो क्वेश्चन है इसके आसपास की सारी चीजें पढ़ो। जैसे विटामिन सी आया तो विटामिन ए भी पढ़ो, बी पढ़ो, सी भी पढ़ो, डी भी पढ़ो, ई भी पढ़ो, के भी पढ़ो। और कौन कौन से विटामिन होते हैं? ए, बी, सी, डी, ई और के। ठीक है, और मैं आगे आपको बताता रहूंगा। एक चीज बता ही देता हूँ, सुनो, जो मेरे मन में आ अभी। तो देखो, एग्जाम में अगर पूछे हड्डियों की शक्ति के लिए कौन सा विटामिन चाहिए, तो विटामिन डी होता है। ठीक है, लेकिन अगर वो पूछे खनिज कौन सा है, अगर विटामिन पूछेगा तो डी है, अगर खनिज पूछेगा तो बताओगे कैल्शियम है। ठीक है, दूध के अंदर पाया जाता है ना कैल्शियम, तो दूध में देखो लगभग सभी चीजें पाई जाती है। अगर आपसे पूछेगा ना विटामिन ए किससे मिलता है, बी किससे मिलता है, सी किससे मिलता है, डी किससे मिलता है, ई किससे मिलता है, के किससे मिलता है, तो आप दूध तो लिख ही सकते हो। ठीक है, अब आगे सुनो, ये कह रहे इनमें से कौन सा लंबाई मापने की मानक इकाई नहीं है? मतलब मानक मतलब होता है जो हर जगह हर वक्त यूज की जा सकती है, जो छोटी बड़ी नहीं होती, फिक्स रहती है। तो मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर ये फिक्स रहते हैं। ठीक है, जो बालिश है, बालिश मतलब ऐसे हाथ से माप रहे हैं, तो ये चेंज हो सकता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बी। फिर नेक्स्ट ये कह रहे हैं वक्र रेखा की लंबाई कैसे मापी जा सकती है? देखो, अगर मान लो इस तरीके से हमने वक्र बना दिया, इसकी लंबाई मापनी है, तो हम या तो धागे से माप सकते हैं, धागे को सीधा कर लेंगे, या मापने की टेप से माप सकते हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या है? बी। देखो, अगर कोई चीज गोल होती है ना, तो उसको अगर हम स्केल से मापेंगे, रूलर से मापेंगे, तो हमें सही नहीं पता लगेगा ना। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, किसी वस्तु को गति में कब कहा जाता है? देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछेगा ना गति किसे कहते हैं, बोले कि अगर किसी वस्तु की जो प्रारंभिक स्थिति है ना, वहां से अगर उसमें बदलाव आ जाए, मतलब आपको ये याद रखना है,
संदर्भ बिंदु, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग से भी पूछ लेता है कि संदर्भ बिंदु किसे कहते हैं। आप बताओगे वो बिंदु जहां से हम किसी दूरी को मापने के लिए यूज करते हैं, जिस बिंदु को हम यूज करते हैं दूरी को मापने के लिए, गति को पता लगाने के लिए, उसे संदर्भ बिंदु कहते हैं। तो अगर वस्तु की गति को कब कहा जाएगा, जब वह किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति समय के साथ बदल रही हो, समय भी लगना चाहिए, ठीक है। और वो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे था और यहाँ आ गया, तो बताओ क्या मैं गति में हुआ था? हाँ, क्योंकि मैं अपने जो है ना संदर्भ बिंदु से दूर चला गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है उस पदार्थ को क्या कहते हैं जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता। देखो डीपली समझो, डीपली देखो, पारदर्शी उसे कहते हैं जिसके आर पार देख सकते हैं, जैसे हवा हो गई, जैसे पानी हो गया, जैसे कांच हो गया। और पारभासी जिसके आर पार हल्का हल्का दिखाई देता है, हल्का हल्का, देखो क्योंकि ये पूछ लेगा ये क्या है, तो पारदर्शी है। क्वेश्चन इसी को घुमा के पूछ सकता है। आपने एसएसटी में देखा होगा, जो बच्चे पुराने जुड़े हुए हैं, मैंने वैसे क्वेश्चन बताए थे, जैसे आएगा वैसे क्वेश्चन आए भी है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर भी आप देखेंगे ना, तो क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। तो हवा, पानी और जो कांच है, तो पारभासी का एग्जाम्पल क्या दोगे, जिसके यहाँ पे हल्का हल्का दिखाई देता है, जैसे आप कपड़ा लिख सकते हो, ठीक है। बटर वाला जो कागज होता है ना, या मक्खन लगा कागज, या बोल सकते हो तेल वाला कागज, जिसके यहाँ पे हल्का हल्का दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। और अपारदर्शी जिसके यहाँ पे बिल्कुल दिखाई नहीं देता, जो यहाँ पे पूछा गया कि उस पदार्थ को क्या कहते हैं जिसके यहाँ पे नहीं दिखाई देता, वो है अपारदर्शी। जैसे पत्थर हो गया, दीवार हो गई, ठीक है, आप मोबाइल कह सकते हैं, ठीक है। चमकीला जिस जो चमकते हैं, ठीक है, ये तो अलग ही हो गया ना टॉपिक। तो अब देखो ये 10वें नंबर पे, पृथ्वी की सतह पर कितने प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है। तो ये कह रहा है 1/3, 2/3, आधा या 3/4। तो इसका 2/3 आएगा। अगर परसेंटेज में दिया होगा ना, तो 71% के आसपास होता है, ठीक है। तो वैसे इसका 2/3 करेंगे तो यहाँ पे 67 के अराउंड आ रहा है, ठीक है। और जो ऑप्शन है फिर उसी के हिसाब से हम 2/3 पर टिक करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, ये कह रहा है इनमें से कौन सा संसाधन अनवीकरणीय। देखो आपको पता होना चाहिए, अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो एक बार प्रयोग होने के बाद समाप्त हो जाते हैं, जैसे कोयला, ठीक है। और आपको इसका उल्टा ही पता होना चाहिए, नवीकरणीय। नवीकरणीय वो होते हैं जो बार बार प्रयोग में लाए जाते हैं। तो वायु, जल और वन, ये नवीकरणीय में आएंगे, और कोयला जो है वो अनवीकरणीय में आएगा, ठीक है। फिर ये कह रहा है वर्षा जल संचयन क्या है, मतलब बारिश के पानी को जब हम बचाते हैं ना भविष्य के लिए, बाद में उपयोग करने के लिए, तो उसे वर्षा जल संचयन कहते हैं। फिर ये कह रहे पशुओं के वर्गीकरण के लिए आवास की दो मुख्य श्रेणियां कौन सी हैं, प्रत्येक का आपको एक उदाहरण देना है। तो आपको मैं बता दूं, देखो जो पशु जो जैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, तो उसकी दो श्रेणियां होती हैं। एक होता है स्थल आवास, मतलब स्थलीय, जमीन पर रहना, और दूसरा होता है जल, ठीक है, तो जल आवास। तो इस तरीके से तो ये हो जाएंगे जलचर वाले, ठीक है, ये स्थलीय हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे आंसर भी देखते रहना आप, ठीक है, क्वेश्चन आंसर आ गया ना। तो स्थल चर और जल आवास, जलचर वाले। तो जमीन पे रहने वाला हो गया बाघ, और पानी में रहने वाला होगी मछली, ठीक है। फिर ये कह रहा है उदाहरण दे दिए। फिर ये कह रहा है अगर ये नहीं करना तो ये कर सकते हो। ये कह रहा है समझाइए कि निम्नलिखित जंतु अपने परिवेश के अनुसार कैसे अनुकूलित है। मतलब गर्म रेगिस्तान का ऊंट कैसे रह पाता है, और ठंडे रेगिस्तान का ऊंट कैसे रह पाता है। आप बोलोगे गर्म रेगिस्तान का ऊंट इसलिए रह पाता है क्योंकि उसकी टांगे बहुत लंबी है, हमने पीछे पढ़ा था। उसमें कुबड़ भी होता है जिसमें वो खाने को स्टोर कर लेता है। तीसरा, उसे पानी की बहुत कम जरूरत पड़ती है, बिना पानी के भी काफी दिन तक रह सकता है वो। और ठंडे रेगिस्तान का ऊंट, उसकी मोटी खाल होती है, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं। मोटी खाल है और बालों की परत जो ठंड से उसे बचा देती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अगर हम आगे देखें, ये कह रहा है खाद्य मील से आप क्या समझते हैं, इसका क्या महत्व है बताइए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, खाद्य मील या फूड माइल का मतलब ये होता है डियर, कि ना जैसे खाना कहाँ कहीं और बनता है और उसका यूज कहीं और हो रहा है, तो अब इससे दूसरी जगह फूड ट्रेवल होके जा रहा है,
तो इसका मतलब ये है कि भाई देखो, अगर जहां पर जितनी दूरी कम होगी ना उतना पोल्यूशन कम होगा। ठीक है, तो ये इसका महत्व को दर्शाता है। देखो, खाद्य मिल भोजन को उत्पादन स्थान से उपभोग स्थान तक पहुंचाने की दूरी होती है। ठीक है, तो महत्व के जितना कम खाद्य मिल होंगे ना, तो उतना ही कम प्रदूषण और ताजा भोजन मिलेगा। मतलब पास पास में होगा ना खाद्य मिल, तो इससे क्या होगा, जल्दी जल्दी लोगों को भोजन मिल जाएगा और पोल्यूशन कम होगा। जितनी दूरी होगी तो उतना जो है पोल्यूशन वगैरह फैलेगा, इसलिए खाद्य मिल का होना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारदर्शी और पारभासी वस्तु के बीच में आपको दो अंतर बताने हैं। तो देखो, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। पारदर्शी, आप बोलोगे वे पदार्थ जिसके आर पर देख सकते हैं। ठीक है, ये आपको यहीं से मैं लिखवा रहा हूँ, ये पदार्थ जिनके आर पार हम देख सकते हैं, जिनके आर पार हम देख सकते हैं, या आप यूं लिख सकते हो, जिनके जिनके अंदर से प्रकाश गुजर जाता है ज्यादा। ठीक है, ये लिख दो, या पे लिख दो, वे पदार्थ जिनमें से प्रकाश पूरी तरह गुजर जाता है, प्रकाश पूरी तरह से गुजर जाता है। ठीक है, और अगर पूछ रहा है आपसे, नेक्स्ट ये पूछ रहा है कि पारभासी बोलोगे वे पदार्थ जिनमें से प्रकाश आंशिक रूप से गुजरता है। ठीक है, बस आंशिक रूप से देता हूँ, मैं लिख देता हूँ, वे पदार्थ जिनमें से, ठीक है ये रहने दो, ये सबसे बढ़िया है, वे पदार्थ जिनमें से प्रकाश आंशिक रूप से गुजरता है। अरे लिख दो, गलत नहीं है। ठीक है, फिर एक एक एग्जाम्पल लिख देना। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल आप हवा लिख देना, कांच लिख देना। इसका एग्जाम्पल आप क्या लिख दोगे, इसका एग्जाम्पल आप क्या लिख दोगे, इसका लिख देना वही जो मैंने अभी आपको बताया था, तेल वाला कागज लिख देना या बटर पेपर लिख देना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आणविकरणीय संसाधनों को सीमित क्यों माना जाता है। बोले कि क्योंकि ये एक बार प्रयोग होने के बाद समाप्त हो जाते हैं ना, और इनको बनने में लाखों साल लगते हैं, इनका पुनः उपयोग जो नहीं हो पाता है, इसलिए। ठीक है, ये आप बता देना, क्योंकि इन्हें बनने में लाखों वर्ष लगते हैं और ये एक बार उपयोग के बाद पुनः नहीं बनते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पूछेगा नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में दो अंतर आपको बताना है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि नवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जो पुनः बनते रहते हैं, जैसे सौर ऊर्जा हो गया। और अपरिवर्तनीय कौन से होते हैं, जो आसानी से पुनः नहीं बनते, उदाहरण सौर ऊर्जा हो गया। ठीक है, और नहीं नहीं, ये मैंने एडिटिंग नहीं करा, यहाँ पे कोयला इसका आंसर। ठीक है ना, ये सौर ऊर्जा इस वाले का था, तो ये यहीं पे दो बार रिपीट हो गया। ठीक है, एडिटिंग करनी होगी। ठीक है, आप समझ गए ना, ये मत लिखना कोयला, लिखना इसका जो नॉन रिन्यूएबल को हिंदी के हिसाब से लिखना, अनवीकरणीय। ठीक है, तो नवीकरणीय में क्या आ जाएगा, हवा लिख सकते हैं आप, पानी लिख सकते हैं नवीकरणीय में, सौर ऊर्जा लिख सकते हैं, और अनवीकरणीय में आपको लिख सकते हैं कोयला। फिर नेक्स्ट है, ये कह रहा है, रवि की माँ घर में सब्जियों के बगीचे की देखभाल करती है। एक दिन वह मिट्टी से गाजर निकाल रही थी और उन्होंने राहुल से कहा कि गाजर एक प्रकार की जड़ है। गाजर किस प्रकार की जड़ है, ये आपसे पूछ रहा है। देखो, ये बहुत लंबी सी जा रही है ना, तो इसको दो प्रकार की जड़ होती है, एक रेशेदार और दूसरी मुसला। तो आप बोलेंगे मुसला जड़ है। कौन सी जड़ है, मुसला जड़। फिर ये बोले गाजर के पत्तों में किस प्रकार की शिरा विन्यास पाया जाता है। देखो, यहाँ पे आप शिरा विन्यास की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देखोगे ना, ये इस तरीके से है, ये ऐसे ऐसे होता है। जब ऐसे ऐसे होता है तो इसे हम बोलते हैं जालदार। ठीक है, इंग्लिश में रेटिकुलेट बोलते हैं। ठीक है,
और ये कह रहे इस प्रकार की जड़ का एक उदाहरण दीजिए। जैसे यहाँ पर गाजर की बात कर रहे हैं, ऐसे हम मूली बोल सकते हैं। ठीक है, तो मूली भी इसी प्रकार से होती है। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, जो मूसला जड़ें होती हैं उनमें पत्ती का डिजाइन कैसा होता है, जालदार होता है। ठीक है, आपसे अलग से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मूसला जड़ और रेशेदार जड़ में क्या अंतर है। तो मूसला जड़ बहुत गहरी होती है, जबकि रेशेदार जड़ ज्यादा गहरी नहीं होती, जैसे घास हो गया। ठीक है, आपको ये जो क्वेश्चन है इसके डीपली पढ़नी है चीजें। ठीक है, बाकी अब यहाँ पे ठीक है ये देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ये कर एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में आपको 3 अंतर बताने हैं। ठीक है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में आपको 3 अंतर बताने हैं। तो आप बताओगे, जो एक बीजपत्री है ना, याद रखना, जो एक बीजपत्री है उसमें जो पत्तियां होती हैं वो इस तरीके से, तो पार्श्व होती हैं, पार्श्व। ठीक है, समांतर। ठीक है, अब बताओ जिसमें समांतर होंगी पत्तियों का डिजाइन, एक बीजपत्री की बात कर रहा हूं, उनकी जड़ कैसे होगी। आप बोलोगे उनकी जड़ रेशेदार होगी। ठीक है, तो अंतर हो गया। ठीक है, और एक बीजपत्री बोलोगे इसमें एक ही बीज होता है, एग्जाम्पल क्या लिख दोगे, जैसे चावल हो गया। ठीक है, इसके 2 हिस्से नहीं होते ना। द्विबीजपत्री में पत्ती कैसे होगी, जालीदार होगी। कैसे होगी, जालीदार, जालदार। ठीक है, और क्योंकि जालदार है तो इसमें कौन सी जड़ पाई जाएगी, मूसला जड़ पाई जाएगी। ठीक है, और मूसला जड़ इसमें पाई जा रही है। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा गहरी होती है। ठीक है, समझ में आ गई यहाँ तक आपको। बाकी पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, और ये द्विबीज है तो इसमें 2 बीज के हिस्से होते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे आप इसका एग्जाम्पल राजमा दे सकते हो, छोले दे सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपसे एक्स्ट्रा भी तो पूछ सकता है, इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा भी बता रहा हूँ। और अच्छा स्कोर करना तो चैप्टर को बहुत पढ़ो, बार बार पढ़ो, एक एक लाइन का मीनिंग अच्छे से पढ़ो। संतुलित आहार क्या होता है, देखो ऐसा भोजन जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं उसे संतुलित आहार कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, संतुलित आहार ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये लिख देना, थोड़ा अपने तरफ से ऐड कर देना। फिर ये कह रहा है कि पोषण की आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न क्यों होती है। आप बताओगे कि भाई पोषण की आवश्यकता अलग अलग व्यक्ति में इसलिए अलग होती है क्योंकि सबकी उम्र अलग अलग है, कार्य अलग है, लिंग अलग है। ठीक है, स्वास्थ्य अलग है, तो इसलिए अलग अलग प्रकार का भोजन सबको, या अलग मात्रा में भोजन सबको चाहिए होता है। ठीक है, फिर 8वें नंबर पर आ जाओ। एक ऐसे 3 कार्य आपको बताने हैं जो वायु की उपस्थिति के कारण संभव है। मतलब वायु, हवा के बिना वो हो ही नहीं सकता। मनुष्य जीवित रह सकता है हवा के बिना, आप ये भी लिख सकते हो। पतंग उड़ सकती है हवा के बिना। भाई आसमान में भले ही हवा चल ना रही, लेकिन हवा तो होती है। क्या दोबारा फूल जाएगा हवा के बिना। आपको अपनी तरफ से बना बना के लिख देना। ये मैं सोचता कि जो मैंने यहाँ लिखा है आप ये लिखोगे कि भाई पक्षी और हवाई जहाज सर ने लिखा था उड़ रहे हैं और ईंधन जल रहा है, ध्वनि का संचार हो रहा है, तो आप अपनी मर्जी से लिखो। ठीक है, जो आपको आसान लगे, सबसे आसान भाषा में लिखो। ठीक है, देखिए इसके और बोला है कि मानव गतिविधियों द्वारा वायु प्रदूषण के 2 तरीके बताइए। देखो ये वायु का प्रदूषण है, तो जैसे गाड़ियों से निकलने वाला धुआं हो गया, फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं हो गया, तो आप ऐसे बता सकते हो। ठीक है, ईंधन को जलाएंगे, कारखानों से जो धुआं निकलेगा वायु दूषित हो जाएगी। ठीक है, तो ये 2 एग्जाम्पल हो गए। फिर नेक्स्ट है, इन्होंने बोला कि प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या करोगे। देखो लोगों को जागरूक करो, इलेक्ट्रिक गाड़ी का इस्तेमाल करो, हाँ है ना, पेड़ अधिक से अधिक लगाओ, ऐसे आप बता सकते हो। देखो 5 नंबर में ना, 5 नंबर में खालिस्तान वगैरह आ रहे हैं, देख लो आप, हर चैप्टर के खालिस्तान वगैरह पढ़ लो, देख लो 5 नंबर कम नहीं होते। तो एक लंबाई का ऐसा ही मात्रक मीटर होता है, किलोमीटर तो मीटर होता है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, देखो अब ये वाले सेम नहीं, जैसे आ सकता है कि 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1/10 सेंटीमीटर होते हैं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो वो उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अच्छे से करो। अगर जब कोई वस्तु एक स्थिर स्थिति के चारों ओर आगे पीछे चलती है तो उसकी गति को क्या कहते हैं। देखो क्या कह रहा है, आगे पीछे चलती है, यूं 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 यूं। ठीक है, देख रहे हो वो आगे पीछे चल रही है।
तो इसको क्या बोलेंगे, दोलन गति बोलेंगे, दोलन गति। ये नहीं है पता वृत्ताकार कब होती है गति, जब वो सर्कल लगा रही होती है, ठीक है, चाहे वो ऐसे लगाए या ऐसे लगाए, मतलब ऐसे से लगाए या ऐसे से लगाए। ठीक है, वृत्त की परिधि मापने के लिए आप किसका प्रयोग करोगे, मापन टेप अधिक उपयुक्त है, टूटी हुई या लचीली, मतलब कौन सी मापने वाली टेप सही रहेगी, टूटी हुई सही रहेगी, लचीली, तो आप बोलोगे फ्लेक्सिबल सही रहेगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करें, हिंडोला झूले की गति कौन सी है, देखो गोल गोल घूम रहा है ना, तो क्या हुई, वृत्ताकार हुई। ठीक है, अब देखो ये 10वें नंबर पर ना, 1 मिनट पहले 9वें का आंसर मैंने आपको दिखा दिया, ये तो क्योंकि उसी में था तो मैंने, चलो दिखा देते हैं। अब सुनो, 10वां क्वेश्चन है, 5 नंबर में मैचिंग आ रही है, और क्या चाहिए, 5 नंबर तो ऐसे मिल जाएंगे। पारदर्शी पदार्थ कौन सा है इसमें से, मतलब जिसके आर पर देख सकते हो, तो भाई हम जो है कांच के आर पर देख सकते हैं, तो ये सामने सामने आंसर हो गया। ठीक है, ये कह रहा है अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, जिसके आर पर हम ना देख पाए। ठीक है, तो लकड़ी हो गई, ये तो इन्होंने आंसर सामने सामने लिख दिए हैं। चमकीला पदार्थ स्टील ही है, मुलायम पदार्थ स्पंज है, कठोर पदार्थ पत्थर है। ये ना उल्टे सीधे, देखो इंग्लिश मीडियम में ऐसा नहीं था, इंग्लिश मीडियम में हमें खुद मैचिंग करनी थी, हिंदी मीडियम में आंसर ही लिख के दे दिया। ठीक है, तो ये आंसर सामने सामने थे। अब 11वें नंबर पर ये कह रहा है आपको एक या दो में से किसी एक का उत्तर देना है, इन दोनों में से। 5 नंबर का है, ये कह रहा है पोषक तत्वों की परिभाषा दीजिए और इनके प्रमुख प्रकार लिखिए। तो देखो पोषक तत्व वो तत्व होते हैं जो हमारे भोजन में पाए जाते हैं और जिससे हमारे शरीर का विकास होता है, वृद्धि होती है, ठीक है, मरम्मत होती है हमारे शरीर की, उन्हें कहते हैं पोषक तत्व। तो इसके प्रकार कौन से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये आप सारा लिख सकते हैं। ठीक है, देख लो। उसके बाद ये कह रहा है हमें अपने दैनिक आहार में फल और सब्जी सम्मिलित क्यों करनी चाहिए। तो आप बता दो, क्योंकि ये शरीर के लिए बहुत अच्छे होते हैं, शरीर में से जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं या गंदे पदार्थ होते हैं तो शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा अपना बना बना के लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ये ना करते हो, थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, 5 नंबर का ना, तो आपको और भी बहुत सारी इसके एग्जाम्पल देने पड़ेंगे। ठीक है, शरीर स्वस्थ रहता है वगैरह वगैरह। ठीक है, 5 नंबर का तो कम से कम 5 पॉइंट बताओ। ये कह रहा है किन्हीं 3 विटामिनों के नाम लिखिए और उनके प्राकृतिक स्रोत लिखिए। देखो कितना आसान है। अब आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से विटामिन होते हैं। विटामिन ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है और के होता है। ई लिखा नहीं मैंने, के पहले लिख दिया। ठीक है, ये सारे के सारे विटामिन होते हैं, आपको पता होने चाहिए। तो ये कह रहा है किन्हीं 3 विटामिनों के नाम और उनके प्राकृतिक स्रोत लिखने हैं आपको। तो आप बता दोगे, विटामिन ए, ठीक है, गाजर से मिलेगा, विटामिन सी संतरे से, विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से। देखो अगर ए की कमी हो जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, आंखों से दिखना कम हो जाता है। विटामिन सी नहीं लोगे तो स्कर्वी हो जाएगा, विटामिन डी नहीं खाओगे तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। तो आपसे इनके कौन सी भी पूछ सकता है, और सारे के सारे जो है ए बी सी डी ई और के जो है ना क्या करता है और ई क्या करता है, इसको अच्छे से जरूर कर लेना, क्योंकि इन पर क्वेश्चन आप पुराने पेपर देखोगे उनमें भी आए हुए हैं। अब सेक्शन ई है, यहाँ पर पैसेज को पढ़ के आपको आंसर अपने आप देने होंगे, ये आंसर इसमें मिलेंगे नहीं, मुश्किल से मिलेंगे। डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा वर्षा के बाद बच्चों को प्रकृति भ्रमण पर ले गए। उन्होंने विभिन्न पौधों और जानवरों को देखा जिनमें अलग अलग स्वर निकालने वाले पक्षी भी थे। ठीक है, छात्रों ने पौधों की तना, पत्तियां, बीज आदि के आधार पर विभिन्न प्रकार की विशेषता देखी। अब पहला कि पौधों को उनकी ऊंचाई और तने के प्रकार के आधार पर किन्हीं 2 समूह में बांटा जाता है या बांटना चाहिए। तो देखो यहाँ पर ऊंचाई के आधार पर बोला है और तने को भी देखना पड़ेगा। तो आप बोलोगे एक हो गया पेड़, ठीक है, दूसरा आप बता दोगे इसमें, देखो इसमें ना 3 चीजें होती हैं, आपको पता होना चाहिए। एक होता है शाख, दूसरा होता है झाड़ी और तीसरा होता है पेड़। ठीक है, तो पेड़ बहुत मोटे मोटे तने वाले होते हैं, झाड़ी में
तना पतला होता है, ठीक है, लेकिन ब्राउन होता है और हरी हरी टहनी निकली होती है। शाक ऊपर से नीचे तक हरे होते हैं, जैसे घास हो गई। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे आंसर जो है क्या लिखोगे, यहाँ पर इसकी जगह शाक लिखोगे। ठीक है, शाक बोलते हैं जड़ी बूटी को, और ट्रांसलेशन हुआ था ना तो इसलिए उसने यहाँ पर अलग ले लिया, तो शाक लिखेंगे। ठीक है, मैंने कहा जब पढ़ाऊंगा उसी में एडिट कर दूंगा क्योंकि टाइम नहीं था। और श्रब मतलब झाड़ी। और फिर उसके इसने बोला है कि आपको ना यहाँ पर आम और गुलाब को इन समूह में वर्गीकृत कीजिए। आम किस में आएगा, पेड़ में, और गुलाब किस में आएगा, झाड़ी में। ठीक है, ये देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट कह रहा है आरोही लता की परिभाषा लिखिए, ये विसर्पी लता से कैसे अलग है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आरोही और विसर्पी वाला। तो आप बताओगे ऐसे पौधे जिनके तने कमजोर होते हैं और सहारे की आवश्यकता होती है, जैसे मनी प्लांट, ऐसे पौधों को आरोही लता कहा जाता है। ठीक है, रंगनागी और विसर्पी लता से कैसे अलग है, आप बताओगे जमीन पर ही फैल जाते हैं। ठीक है, जमीन पर ही फैल जाते हैं। लताएं जो होती है ना वो किसी के साले के ऊपर चढ़ती रहती हैं, जबकि विसर्पी लता फैलती रहती हैं। यह तुलसी और साधारण घास के तने और पत्ते की व्यवस्था की तुलना कीजिए। देखो तुलसी जो है ना वो किस तरीके से होती है, इस तरीके से होती है, जालीदार होती है पत्ती, जबकि घास की पत्ती जो है वो पार्श्व होती है। तो इस तरीके से आप इसमें अंतर बताओगे। ठीक है, और जो तुलसी है वो एक झाड़ी है, घास क्या है, एक शाख है। ठीक है, इस तरीके से। बाकी थोड़ा सा चित्र बना देना, कोई क्वेश्चन ना आ रहा ना, अगर पिक्चर पता तो थोड़ी पिक्चर भी बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस तो बता रहे हो आप, तो उसके नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, और दूसरा आपको बताऊं कि जब इसमें आपको यहाँ पर बताया था कि जालीदार है, और जालीदार जिनमें होते तो उनमें जड़ें कैसी पाई जाती हैं। जड़ें जो है मूसला जड़ें होती हैं, और जबकि घास में कौन सी जड़ें होती हैं, रेशेदार जड़ें होती हैं। तो ये इस तरीके से आप अंतर बता दोगे, 4 पॉइंट हो जाएंगे। चौथा पिक्चर का काम कर लेगा, है ना। फिर ये कह रहा है, अब ये 13वां पढ़ो। ये कह रहा है विद्यार्थी एक बस में पौधों और जानवरों का अध्ययन करने के लिए सैर पर जा रहे हैं। दूसरी कक्षा के विद्यार्थी बस के बाहर से बस में बैठे यात्रियों को देख रहे हैं। क्या यात्री एक दूसरे के सापेक्ष गति में है, बोलोगे नहीं है। पता क्यों, क्योंकि उनका जो संदर्भ बिंदु है वो बदला नहीं। देखो ये बस है, इस बस में ये आप बैठे हो, ये आपका दोस्त बैठा है, और बस थोड़ी दूर आगे चली गई है। जब आगे चली गई तब भी आप वहीं पर हो, आपका दोस्त वहीं पर है, तो दोनों की का रेफरेंस पॉइंट बदला नहीं ना। जब संदर्भ बिंदु नहीं बदलता ना, चाहे बस भले ही चल रही हो, बस भले ही चल रही, लेकिन इसका मतलब क्या है, आप गति में नहीं हो, क्योंकि आप दोनों एक ही गाड़ी में बैठे हो ना, आपकी बस गति में है। ये कह रहे क्या यात्री पेड़ों के सभी गति में, बोलोगे हाँ, बोलोगे हाँ, क्योंकि यहाँ जो पेड़ लगा होगा समय के साथ वो पीछे हो जाएगा, क्योंकि गाड़ी आगे बढ़ जाएगी इसलिए। फिर अगर सी और डी दोनों में से एक करो। अगर गति निर्धारित करने में संदर्भ बिंदु का महत्व बताइए, बोलो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, इससे सही दूरी पता लग पाती है। ठीक है, पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं आप। ये कह रहे हैं सीधी सड़क पर चलती बस किस प्रकार की गति प्रदर्शित करती है, तो बोलोगे जब सीधी बस चल रही है ना तो वो सरल गति को बताती है। ठीक है, 3 प्रकार की गति होती है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। स्ट्रेट जा रही है तो सरल गति हो गई, मतलब ठीक है, और गोल गोल घूम रही है तो वृत्ति हो गई, और अगर यहाँ पे थी इधर गई फिर इधर गई, इधर गई फिर इधर गई। ठीक है, तो ये पेंडुलम मोशन होता है ना। ठीक है, तो आपको पीरियोडिक के नाम से भी याद रखना है इसको। ठीक है, तो समझ में आ गई इसका आंसर, यहाँ देख सकते हो आप। फिर नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन। अगर गुलन की माँ ने
पानी में चीनी, नमक और नींबू का रस मिलाकर शिकंजी बनाई। वाह। बुलंद ने देखा कि चीनी और नमक पानी में गायब हो गए। वो तो होंगे भी गायब, होंगे नहीं होंगे गायब। फिर क्या, अब नहीं पढ़ पाया तो यहाँ से देख लो। अब पहला क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है चीनी और नमक पानी में क्यों गायब हो गए? क्योंकि वो घुलनशील थे। क्या थे? बस इतना लिखना था आपको, घुलनशील पदार्थ है। ये कह रहे इनमें, इससे हमें चीनी और नमक की विलेयता के बारे में क्या जानकारी मिलती है? ये पता लगता है कि वो दोनों के दोनों घुलनशील हैं, और चीनी और जो नमक है वो विलेय है। क्या है? विलेय है। जो घोलते हैं ना उसे विलेय कहते हैं, जिसमें घोलते हैं उसे विलायक कहते हैं, और दोनों जब घुल जाते हैं तो विलयन कहलाता है। देखो, जिस चीज को हम घोलते हैं उसे हम विलेय कहते हैं, जिसमें घोलते हैं उसे विलायक कहते हैं, और जब दोनों पूरे मिल जाते हैं तो उसे विलयन कहते हैं। तो ये अगर आपसे पूछे तो बता देना। ठीक है, रेयर है, बहुत कम चांस है, फिर भी बता दिया मैंने। अगर क्या रेत भी पानी में ऐसा ही व्यवहार करेगी, क्यों या क्यों नहीं? तो बोलोगे नहीं, रेत पानी में नहीं घुलती, वो अघुलनशील पदार्थ होती है। ठीक है, समझा के अघुलनशील बोल दोगे, ये बोलोगे अविलेय होती है वो। ये कह रहे हैं पानी में पाई जाने वाली कोई दो गैसें बताओ। देखो, पानी में ना, पानी में मुख्य रूप से तो दो गैसें पाई जाती हैं। एक पाई जाती है हाइड्रोजन, दूसरी पाई जाती है ऑक्सीजन, तीसरी कार्बन डाइऑक्साइड। पर आप बड़ी क्लासेस में नहीं है ना, तो आप कार्बन और ऑक्सीजन ही लिख देना। अब आपको सर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मिलेगी? पानी में मछली वगैरह रही तो सांस छोड़ेगी तो पानी में तो मिलेगी वो गैस। ठीक है, इस तरीके से। फिर उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में नदियां, झरने और झीलें प्रचुर मात्रा में है। ये सभी मीठे पानी के स्रोत हैं, फिर भी हमें स्वच्छ जल की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जल लगातार प्रदूषित होता जा रहा है। ये कह रहा है जल प्रदूषण किसे कहते हैं, अपना बना के लिखोगे आप, कि जब जल में हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं, ठीक है, तो उससे हम जल प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, ये कह रहे जल प्रदूषण उत्पन्न करने वाली कोई दो मानव गतिविधियां बताओ। लोग मनुष्य पानी को कैसे गंदा करता है? वही जैसे हमने वायु प्रदूषण पढ़ा था, ऐसे ही जल प्रदूषण बता देंगे। घर से निकलने वाला गंदा पदार्थ और फैक्ट्री से निकलने वाला गंदा पदार्थ। ठीक है, ये कह रहे जल प्रदूषण उत्पन्न करने वाली कोई दो मानव गतिविधियां बताओ। तो वही लिख दो, फिर मनुष्य कौन कौन सी गतिविधियां करता है। ठीक है, जैसे कारखाने से गंदा पानी निकाल रहा है, घर से गंदा पानी निकल रहा है। ठीक है, तो वही आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये कह रहा है अगर ये नहीं करना तो ये कर सकते हो। वर्षा जल संचयन क्या है? तो मैंने आपको बताया था ना, मतलब भविष्य में अगर हमें जो पानी प्रयोग करना है उसके लिए आज के समय में बारिश के पानी को इकट्ठा कर लेना, ताकि बाद में उसका उपयोग कर पाए। ठीक है, चैनल को सारा सब्सक्राइब कर देना बच्चों। ठीक है, और लाइक किया करो बच्चों, प्लीज लाइक किया करो, लाइक किया करो बच्चों। ठीक है, प्लीज लाइक किया करो। फिर नेक्स्ट है कि जल की बर्बादी को कम करने के दो उपाय क्या है? तो आप टपकते नल को ठीक कर सकते हैं, या प्रयोग किया हुआ पानी पौधों में डाल सकते हैं। तो इतना ही था इस वीडियो में, मैंने आपको पूरा पेपर समझा दिया। देखो, एक ही वीडियो में पूरा अच्छे से करवा दिया, मैं पार्ट्स में नहीं लाया क्योंकि आपके पेपर में छुट्टी कम थी ना, तो इसलिए मैंने, देखो आपको एक बार बताऊँ, मैं क्लास 6 को ही पहले प्रायोरिटी दे रहा हूँ। मैं चाहूँ तो 10वीं की बना सकता, तो मैंने कहा 6 क्लास के बच्चे, उनको ज़्यादा नॉलेज देनी चाहिए ताकि वो अच्छे से स्कोर कर पाए। ठीक है, बात व्यूज़ की नहीं होती, थोड़ा ये है कि अच्छे से करना चाहिए, है ना। सिर्फ बड़ी क्लासेस के पीछे भागना, छोटे बच्चों को भी तो चाहिए, है ना। तो मैंने उसी को ध्यान में रखकर आपके लिए वीडियो बनाई है। तो अपना पूरा पूरा ध्यान रखें, खूब मन लगा के पढ़ाई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं। टेक केयर स्टूडेंट्स।